नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मेरे साथ शाश्वत स्वामीनाथन है। आज शनिवार है। आपका सवाल का जवाब मैं दूँगा। आज बैंक्स के बारे में शाश्वत ने कुछ सवाल लाए हैं। हाँ, तो आपके ही सवाल हैं। मैंने आपके टिप्पणी को देखकर ये सवाल लिया है। तो जो एक कमेंट आया है पिछले वीडियो में, ये पूछ रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, मेरा एक सवाल है। आप कर्नाटका बैंक के बारे में वीडियो डालिए, और क्योंकि आपने कहा कि कर्नाटका बैंक एक बेहतरीन बैंक है, और कितना ये बैंक फॉल कर सकता है, और क्या हम कंसिडर कर सकते हैं अब इस बैंक को? धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। मैंने कर्नाटका बैंक के बारे में मनी पेज मेरे तमिल चैनल में बहुत बार बोला है। शायद इसमें नहीं बोला है। कर्नाटका बैंक एक ब्रॉडली ओन्ड प्राइवेट बैंक है जो सिर्फ कर्नाटका ऑपरेट करती है प्राइमरली कर्नाटका में। इसके ज़्यादातर लोन्स कॉफ़ी ग्रोवर्स और कॉफ़ी प्लांटेशंस पे हैं। सो ये एसेट बेस्ड लोन्स हैं। ये नॉर्मली रिटेल को सर्व करती है। एक छोटा-सा बैंक है। इस बैंक को मैं ₹35 से देख रहा हूँ और अब पिछले 5 साल में ये लगभग 220 तक जाकर अब ये 185 तक आ गया है। ये 185 इसलिए आया था क्योंकि पिछले क्वार्टर में उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कुछ खर्च किए हैं। अब 2 करोड़ रुपया स्मॉल अमाउंट 2 करोड़ रुपया बोर्ड की अप्रूवल के बिना और उन्हें एक कंसल्टेंट को अपॉइंट की। सो बोर्ड के साथ डिस्प्यूट हुआ। ऑडिटर ने इस डिस्प्यूट को पॉइंट आउट किया तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बाहर से सीईओ नहीं लाया, खुद उनकी ही इंटरनली एक आदमी जो रिटायर हुआ था चीफ जनरल मैनेजर, उन्होंने चीफ जनरल मैनेजर के रोल में रिटायर हुआ था, उनको वापस लाके उन्हें सीईओ एमडी बना दिया। ये उन्होंने बैंक में क्लर्क के से शुरू किया था, पद पद कर इम्प्रूव होकर चीफ जनरल मैनेजर तक पहुंच गया। तो उनको सारी बैंक के नूक और कॉर्नर पता है। वो एक इनसाइडर को उन्होंने डाल दिया है। ये बैंक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है और बहुत दिन से ट्रेड कर रही है। लगभग मेरे अनुमान से मैं अभी फाइनेंस को रिसेंटली नहीं देखा, 250 के आसपास उनका बुक वैल्यू होगा। एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बैंक है और ईपीएस 15 से 10 से 15 के बीच में होती है और 4-5 रुपया डिविडेंड नॉर्मल ईयर्स में देती है। तो 10 रुपया हर साल बुक वैल्यू इंक्रीज किया जाता है। क्योंकि ये बहुत छोटा बैंक है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत नहीं है, तो इसीलिए बैंक को 1.52 टाइम्स बुक वैल्यू नहीं किए जाते। लेकिन ये बैंक सेफ बैंक है और एनपीए बहुत कम है, प्रोविजनल कवरेज रेशियो बहुत ज़्यादा है और जब-जब चाहे तो पैसा डालने के लिए बहुत सारे आदमी हैं और वो अब साउदर्न रीजन में एक्सपैंड कर रही है। तो ये बैंक हमको अच्छा रिटर्न देगा, बुक वैल्यू तक ही पहुँचेगा। लेकिन अगर 5 साल में 325-350 रुपए का बुक वैल्यू जाता है और ये बुक वैल्यू से कैच अप कर लेता है, आपको लगभग दुगना मिल जाएगा। वैसे ही हमको 35 से 6 गुना 7 गुना मिल चुकी है। अगर आपने अब चीप ले लिया है, इसे 5 से 7 रुपया की डिविडेंड आपको हर साल मिलती है। 3.5% से 4% का डिविडेंड यील्ड मिल सकता है। अगर बैंक की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, 10 रुपया तक डिविडेंड दे सकती है, तो 5% के ऊपर भी आ सकती है। तो अगर आप इस बैंक पे कंसिडर करते हो स्लोली और अगर नीचे गिरती है, मार्केट में प्रेशर आने वाले हैं, अभी भी मार्केट 25,000 और 24,500 के बीच में जूझ रही है। अगर नीचे आती है, तो आप अगर इसको कंसिडर कर लेते हो, तो आपको ओवर टाइम अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये सेफ बेट है। ठीक है, एक्साइटिंग बेट नहीं है, लेकिन सेफ बेट है। ठीक है। तो अगला सवाल जो है सुरेश जी से है, और ये पूछ रहे हैं कि टीएमबी का रिजल्ट उनको पसंद आया। तो वो पूछ रहे हैं कि उसके ऊपर थोड़ा लाइट डालिए और बताइए क्या हम इस बैंक को कंसिडर कर सकते हैं, और क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं इस बैंक का?
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक एक अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक कम्युनिटी बेस्ड बैंक है। साउथ तमिलनाडु के नाडार कम्युनिटी की बैंक है। ये ट्यूटिकोरिन हेडक्वार्टर है और नाडार स्मॉल टाइम बिजनेसमैन और ट्रेडर्स हैं, इनकी बैंक है। ये अच्छी डिसिप्लिन बैंक है और ये अभी आरबीआई इस बैंक को चला रही है, क्योंकि ओनर्स के बीच में डिस्प्यूट है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, 2 ग्रुप्स ओनर्स के बीच। तो ओनरशिप सेटल नहीं हुआ है, तो आरबीआई ने एमडी को अपॉइंट कर बैंक को चला रही है। सो इस बैंक के 2 टुकड़े हैं। बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, फ्लैट ग्रोथ है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। लेकिन दाम बहुत कम है, बुक वैल्यू से डिस्काउंट में है, क्योंकि ओनरशिप स्ट्रक्चर अभी तक सेटल नहीं हुआ है। दोनों ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स एक के ऊपर केस डाले हैं। अभी क्रिमिनल केस चल रही है। जब तक केस सेटल नहीं होती और शेयर होल्डिंग ट्रांसपेरेंट नहीं होएगा, तब तक ये बैंक प्रेशर में रहेगा। तो आईपीओ प्रेशर था आरबीआई से कि आईपीओ किया जाए, क्योंकि उन्होंने सारे बैंक्स को लिस्ट करना कहा था, ओल्ड बैंक्स को। ये तो बहुत पुराना बैंक है, तो प्रेशर था लिस्ट करने के लिए, उसने लिस्ट किया। उसके बाद नीचे ट्रेड कर रही है, बहुत फेयर वैल्यूएशन में लिस्ट हुआ, उसके और नीचे जा रही है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो, अगर आपके लिए 10 साल की वेट करने की हिम्मत है तो। क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं, वो आज या कल खत्म नहीं होंगे, बहुत सारे दिन होंगे। एक क्या, और सब फैक्शंस के पास पैसे हैं, कोर्ट में अपील होगा और सेटल होने तक बहुत सालों हो सकता है। शायद मैं गलत भी बोल दूं, 1 साल 2 साल में सारे फैक्शंस यूनाइट होकर सेटल हो सकती हैं। लेकिन जब तक ये सेटलमेंट नहीं होती है, इसका वैल्यूएशन बहुत बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा, सिर्फ उतना बढ़ेगा जितना रिसर्च बढ़ रहा है। ठीक है। और ये जो आखिरी सवाल जो है वारिस जी पूछ रहे हैं कि धन्यवाद शाश्वत और आनंद सर। क्या आप बता सकते हैं कि आईडीएफसी 60 के नीचे जाने से वैल्यू बाय होगा या फिर कैसे आप बैंक को वैल्यू बाय समझते हैं? बैंक को मैं बुक वैल्यू से नीचे ही डीप वैल्यू भाई समझता हूँ। ठीक है। लेकिन ये अच्छा बैंक है, अभी 1.3 टाइम्स बुक है। ये बहुत वेल कैपिटलाइज्ड है। प्रमोटर ने अपना स्टेक को 1 या 2% तक नीचे आ चुका है। ये बुक वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंट है इस बैंक में? बुक वैल्यू ही बुक बैंक का लोन है, ठीक है। लोन बुक है। तो अगर लोन बुक की वैल्यू है, तो अगर डिस्काउंट टू लोन वैल्यू आप ले रहे हो, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये 1.3 टाइम्स बुक है, लेकिन ये बहुत अग्रेसिव बैंक है। इसका जो प्रमोटर है वैद्यनाथन, उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। वो बिट्स पिलानी और आईआईएम से हैं और उन्होंने पहले सिटी बैंक में थे। सिटी बैंक से उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक गया। आईसीआईसीआई बैंक में वो क्रेडिट कार्ड्स की डिवीज़न को लॉन्च की और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन उस समय ज़माने का आईसीआईसीआई चेयरमैन कामत के 3-4 फेवरेट लोग थे, चार्लीस एंजल्स, उसमें वैद्यनाथन नहीं थे। तो वैद्यनाथन ने उसको बैंक को क्विट किया और बाहर जाके फ्यूचर कैपिटल का नाम से किशोर बयानी के साथ से एक कंपनी खुला था। लेकिन किशोर किरानी तो बयानी तो बैंकरप्ट हो गया। तो उन्होंने वॉनबर्ग पिंकस से के साथ मिलकर फर्स्ट कैपिटल नाम का एक एनबीएफसी खोला। जब आईडीएफसी बैंक को लाइसेंस मिला और उसे स्टार्टअप नहीं हो पा रहा था, फर्स्ट कैपिटल और आईडीएफसी ने मर्ज कर आईडीएफसी फर्स्ट कैपिटल बनाया। तब वैद्यनाथन ने अपना शेयर्स को डाइल्यूट करके 2% तक नीचे आ गया, ले आए। वैद्यनाथन का ये गोल है कि वो आज एक अच्छा बैंक को डेवलप करें और अपना टैलेंट को दिखाएं, ना कि पैसा बनाएं। सो इसलिए उनका शेयर होल्डिंग 3 या 4% के आसपास ही है। तो वो कितने साल आईडीएफसी को लीड कर सकते हैं? और अगले 10-15 साल लीड कर सकते हैं। ठीक है। 70 साल तक का आरबीआई का लिमिट है, तो वो लीड कर सकते हैं। जिन्होंने उन्होंने स्टार्ट दी है, बहुत अच्छा स्टार्ट है और मुझे लगता है कि अभी बुक एक्सपेंड होगा। और अगर किसी बैंक को चुनौती दे सकती है, टॉप 4 बैंक्स को, दैट इज कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी एचडीएफसी। बैंक और
आईसीआईसीआई। एचसीआई को सिर्फ ये चैलेंज दे सकते हैं कि आपने पूछा क्या एचडीएफसी के साथ कंपैरिजन में। एचडीएफसी के पास आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की मर्जर एचडीएफसी के हित में थी, एचडीएफसी बैंक के हित के अगेंस्ट थी। दूसरी बात ये है कि उनकी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात है उनके अगेंस्ट क्रेडिट स्विस बैंक की टायर 1 बॉन्ड्स को गलत मिससेल करने की पुलिस कंप्लेंट है। इन सारी न्यूज़ को देखते हुए एचडीएफसी बैंक को हाउस क्लीन अप नहीं बहुत करना है, आफ्टर विच उसके बाद ही वो कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं, अभी कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो इन परिस्थितियों में एचडीएफसी बैंक 3 टाइम्स बुक है, ये साढ़े 1.3% बुक है, आईडीएफसी बेटर वैल्यू रखती है। हम इस स्टॉक को 25 रुपया से कंसिडर कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कमेंट्स पढ़कर और उसका जवाब देने के लिए, जवाब देने में। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपकी कमेंट्स पढ़ने में और कुछ को सिलेक्टेड वंस को जवाब देने में। अगर आप और कमेंट्स लिखेंगे तो मैं और जवाब दे पाऊँगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।